Hello students, how are you? I hope you are all well at your homes. स्टूडेंट्स, कल हमने जो किया था वो हमारे अप्रोचेस थे और लिंकिंग सोसाइटी था कि हमने कंप्यूटर साइंस को किस तरह से सोसाइटी के साथ लिंकअप किया है, कंप्यूटर साइंस किस तरह से सोसाइटी को लिंकअप कर रही है और उसके अप्रोचेस क्या है टीचिंग के अंदर। और आज हम जो लेक्चर कर रहे हैं, आज हम यूनिट 1 का ही नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जिसके अंदर जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। क्या जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग कंप्यूटर साइंस के। जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था हमारा इस टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस का, उसमें हमने कहा था कि जो कंप्यूटर साइंस है कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में उसके क्या मेन एम्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं या उसके क्या इम्पोर्टेंस है, नीड एंड सिग्निफिकेंस है उसके, वो हमने किए थे एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। यहाँ पे हम करें कि जो जनरल एम्स हैं वो क्या है कंप्यूटर साइंस को टीच करने के, जो जनरल एम्स हैं वो क्या है। तो हमारे जनरल एम्स हैं उनको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये एक सीक्वेंस के अंदर ही डिवाइड होते हैं, एक सीक्वेंस के अंदर ही आते हैं। जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हमने 6 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसका जो सबसे पहला जो है स्टेप है, जो सबसे पहला पार्ट कह सकते हैं हम, एम, सबसे पहला एम बोल सकते हैं, सबसे पहला स्टेप बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स का, वो है नॉलेज। जिसको हिंदी में ज्ञान कहते हैं। ये जो हमारा सबसे पहला है ये कि किसी भी चीज का ज्ञान, किसी भी चीज की नॉलेज, जब तक हमें किसी चीज की नॉलेज ही नहीं होगी, हमें किसी चीज का ज्ञान ही नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये मेनली सेकेंडरी लेवल पे होता है, जो इसका जो स्टार्टिंग होती है, जो जिसके हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, ये प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है। किसी की चीज के बारे में ज्ञान देना कि हमें पता चलना कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और किस तरह से हैं, ये इनके क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या इसके डिवाइसेस हैं, क्या क्या प्राइमरी लेवल पर इसको दिया जाता है। ठीक है बच्चे, जैसे कि बच्चों को हम बिल्कुल जो हमारे जूनियर क्लासेस होती हैं, जो हमारा हम कहते हैं कि केजी और फर्स्ट और सेकंड टर्म्स के जिसको प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं अगर स्कूलिंग के अंदर, उनमें हम क्या सिखाते हैं बच्चों को कि ये कंप्यूटर है, इसके पार्ट्स क्या हैं, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये हमारे जो माउस है, कीबोर्ड है, इससे हम क्या करते हैं, इसके जो ये इनपुट देते हैं, हम इनपुट देने के काम करते हैं, मॉनिटर है वो आउटपुट देने का काम करता है, सीपीयू सारी प्रोसेसिंग करता है। ये उनके टर्म्स के बारे में नॉलेज देना, उनके डिवाइसेस के, उनके पार्ट्स के बारे में नॉलेज देना, और उनके जो वर्किंग है कि ये राइट क्लिक है, ये 3 बटन है माउस के अंदर, इसमें एक लेफ्ट क्लिक है, एक राइट क्लिक है, एक बीच में रोटेटिंग व्हील है, उसके बारे में, और वो कैसे लेफ्ट क्लिक से क्या हुआ, राइट क्लिक से क्या हुआ, ये सारी नॉलेज हम क्या देते हैं, कहाँ देते हैं, प्राइमरी लेवल पर देते हैं, प्राथमिक स्तर पर देते हैं, जिसको हम नॉलेज कहते हैं। कि ये हम सिर्फ बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को नॉलेज दे रहे हैं कि किस तरह से टर्म्स हैं, ये किस तरह से इनका क्या क्या है, एग्जिस्ट करता है, क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, और उसकी टर्म्स क्या हैं और उसके यूजेस क्या है। ठीक है जी। तो हमारा जो सेकंड है, जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है, वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम हिंदी में बोध कहते हैं। इसके अंदर क्या है बच्चे, जैसे कि मैंने बोला था कि ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, सीक्वेंस के अंदर ही ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें तो ये इससे एक स्टेप आगे है, इससे ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज से ब्रॉड टर्म है। इस अंडरस्टैंडिंग को अचीव करना तभी पॉसिबल है अगर हमने
नॉलेज अटेन कर लिया। अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज है, हमें उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, तभी उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं हम, तभी उसकी हमें बोध हो सकता है, उसकी समझ आ सकती है हमें। अदरवाइज उसको समझ पाना हमारे लिए मुश्किल है। जनरल सी टर्म है बच्चे, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं या आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है जी। हाँ, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस की नॉलेज ही नहीं होगी कि दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, इनपुट और आउटपुट, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसकी वर्किंग कैसे होगी और इसकी वर्किंग क्या है, ये नहीं पता होगा तो हम कैसे हमें पता चलेगा कि जो इसके जो डिवाइसेस हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे लाइट पेन है, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, वो कैसे वर्किंग करते हैं और किस तरह से हमने उसको यूज करना है, ठीक है जी। तो उसकी जो समझ है, जो हमने टर्म्स को जान लिया है, उसको कैसे समझना है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने जाना है, तो इनपुट डिवाइसेस की आगे समझ की क्या वर्किंग है उसकी, और इसमें कौन कौन से डिवाइसेस और हैं और हम इसको किस लिए यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या है अंडरस्टैंडिंग के अंदर आती है कि हमने जो नॉलेज अटेन की है, उसके जो हमने अटेन कर लिया नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, एक स्टेप आगे चले जाना, ये तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास नॉलेज है, अगर हमारे पास ज्ञान है। ज्ञान के बिना जो हमारा बोध है, हमारी समझ है, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो संभव नहीं है। अगर हमारे पास ज्ञान होगा तभी हमें बोध वो जब होएगा किसी चीज का हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सेकेंडली क्या है कि अगर हमें ये पता होगा कि इनपुट डिवाइसेस हैं, अगर हमें ये पता होगा कि इसके पार्ट्स, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो ही हम आगे जान पाएंगे कि वो और कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है जी। उसकी आगे समझ करना कि अगर हमने टेक्स्ट को टाइप करना है तो हमें इस तरह से इनपुट ये वाला इनपुट डिवाइस यूज करना है। अगर हमने माउस को अगर हमने कुछ चीजें सेलेक्ट करनी है तो हमें माउस का यूज करना है। अगर हमें कोई चीज हमने हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में लेके जानी तो हमें स्कैनर का यूज करना है। ये सारी समझ है तभी हो पाएगी अगर हमें कीबोर्ड, माउस और स्कैनर की नॉलेज होगी, ठीक है। अगर हमें कीबोर्ड, माउस और स्कैनर की नॉलेज ही नहीं होगी तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर हम ये चीजें करना चाहते हैं तो इनकी वर्किंग क्या है और ये किस लिए यूज हो रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा जब तक हमें इसी चीज की नॉलेज नहीं होगी। तो सेकेंडली जो हमारा है अंडरस्टैंडिंग है, वो इसका नेक्स्ट स्टेप है और वो किस लिए है, उसको डीपली, नॉलेज को डीपली जानने के लिए है। जो हमारा थर्ड स्टेप है बच्चे, थर्ड स्टेप है हमारा नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग के बाद एप्लीकेशन, अनुप्रयोग जिसे हम कहते हैं, हिंदी में इसको अनुप्रयोग बोलते हैं, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। इसमें बेटा क्या है कि जैसे किसी चीज को, ये फिर थर्ड स्टेप आ गया है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का, कि जो अनुप्रयोग है, जो अप्लाई करना आना है, वो तभी आ पाएगा अगर हमें किसी चीज की नॉलेज है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है, तभी उसको अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि ये माउस है, उसके हमने बटन्स को जान लिया, उसकी वर्किंग को जान लिया किस तरह से होता है, तो उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए कि जब हमने सेलेक्ट करना है तो हमने कौन सा क्लिक प्रेस करना है, कौन सा बटन क्लिक करना है, और अगर हमें टूल बॉक्स चाहिए, सॉरी पॉपअप मेनू चाहिए तो हमें कौन सा बटन क्लिक करना है, अगर हमने डायरेक्ट ओपन करनी है कोई फोल्डर को तो हम कौन सा बटन क्लिक करेंगे, अगर हम कर्सर को ऊपर नीचे मूव करना चाहते हैं तो हम जो हमारा रोटेटिंग व्हील है उसको रोटेट करेंगे। तो ये अप्लाई करना आना चाहिए हमें, हमने समझ लिया है इसको, सारे सभी चीज़ों को, उसके बाद जब हम अप्लाई करना चाहें तो हमें अप्लाई भी करना आना चाहिए कि किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। अगर वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए इन चीज़ों को फिर कोई फायदा नहीं है। अगर हम ये सोचते रहे कि अब किसी भी चीज़ को इजी करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए उसको हमें सिर्फ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ही सफिशिएंट नहीं होती है, उस नॉलेज को अप्लाई करना भी आना चाहिए। तभी अगर हमें प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना आएगा तभी
क्या होगा, हमारे जो हाँ जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है यूजफुल होगी अगर हम उसको जो जनरलाइज करना सीख जाएंगे, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीख जाएंगे। जैसे कि अब अगर मैं इसमें एग्जांपल लूँ 3 इडियट्स मूवी की, अगर उन्होंने जैसे दिखाया था कि नॉलेज सबको है, मशीन्स क्या है या कोई भी नॉलेज है वो ले रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, कुछ उसको नॉलेज कर लेके नॉलेज तक ही सीमित रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंडिंग तक सीमित रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको अप्लाई करना सीख गए हैं, उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं, और कोई कईयों का और भी ज़्यादा अच्छा लेवल है वो एनालाइज करना सीख जाते हैं। तो ये क्या है कि आप पे डिपेंड करते हैं कि आप नॉलेज को सिर्फ नॉलेज ही रखना चाहते हो या उसकी अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो। अगर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो और उसके बाद उसको अप्लाई करना सीखना चाहते हो, कि कोई भी आप टर्म्स, कोई भी सिद्धांत, कोई भी प्रिंसिपल्स, कोई रूल्स, कोई भी चीज़ आप सीखते हो, उसको कैसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना है वो भी आपको आना चाहिए। ये मेन इसका मोटिव होता है हमारा कंप्यूटर साइंस का, कि हमने जैसे डिफरेंट एल्गोरिदम सीख लिए हैं, डिफरेंट हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख ली हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी हमें आना चाहिए। किस तरह से हम जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हाँ हार्ड कॉपी से किस तरह से हमें पता है स्कैनर है, एक स्कैनर है, उसका काम क्या है हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, लेकिन उसको फिर अप्लाई भी करना आना चाहिए हमें सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, और उसको किस तरह से यूज करना है वो भी आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गया एप्लीकेशन, जिसमें हमने क्या करना है कि जो हमने सीख लिया है, जो हमने जान लिया है और सीख लिया है, उसको कैसे हमें अप्लाई भी करना है, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद है हमारा एनालिसिस। विश्लेषण, इसको हिंदी में बेटा विश्लेषण बोलते हैं एनालिसिस को। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि किसी चीज को एनालाइज कैसे करेंगे। इसको हिंदी में विश्लेषण बोलते हैं बच्चे, कि किस तरह से हमने उसकी विशेषताओं को जानना है, कैसे हमने जो हमारे टर्म्स हैं, जो हमने डिफरेंट टर्म्स, जो आइडियाज हैं, जो कलेक्टिव हमने टर्म्स जानी है, और टर्म्स हैं, अपना आइडियाज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, जो हमने जान लिए हैं, जिनको अप्लाई करना सीख लिया है, उनको हमने किस तरह से कलेक्टिव वे में कलेक्टिव करके उसको जनरलाइज कर लेना है। किस तरह से हम कि डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से, अगर अभी हमने क्या सीखा है अभी तक कि क्या नॉलेज क्या है, एग्जिस्ट करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, उनकी नॉलेज, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग, के वर्किंग क्या है, वो क्या किस लिए यूज होते हैं, फिर उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरह से उन्होंने क्या उनके जो सिस्टम है, क्या उनके नियम्स हैं, क्या उनको अप्लाई कैसे करना है। फिर उसके बाद हमारा आता है एनालिसिस, कि जो हमने टर्म्स सीख ली हैं, जो प्रिंसिपल्स हमने सीख लिए हैं, उनमें से हमने उनको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, हम किस तरह से उनसे एक हम जो सामान्यीकरण होता है, जैसे कि कोई सिद्धांत जो है, नई टेक्निक्स हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं हम उनको एनालाइज करके। अगर उनके अंदर बहुत सारी नॉलेज होगी, कि जिस तरह से अगर हम छोटी सी बात करें कि हमें लग रहा है, अगर मैं एग्जांपल दूँ इस चीज़ की, कि हमें लग रहा है कि कुछ इस तरह से डिवाइस आ जाए, जैसे हम नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या होता है, सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है, धूप बहुत टाइम तक सनराइजेस नहीं आते हैं हमारे पास, सनराइज नहीं होता है, सनराइज होता है बहुत सनराइज की जो हमारे धूप है वो नहीं निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है ठंड और बढ़ती जाती है, क्योंकि वो जो क्लाउड्स होते हैं उसमें छुपा रहता है सन, या कुछ भी है, अगर उसमें हम कुछ दिमाग लगाएं, हमें लगता है कि हम बहुत तंग होते हैं, तो उससे हम कि किस तरह से वो सनरेज को हम स्टोर कर सकते हैं, या किस तरह से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं जब हमें नीड है और वो नहीं है सनरेज, तो उनको किस तरह से हम कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं स्टोर करके। इस तरह से कुछ चीज़ों की अगर ज़रूरत पड़ती है, हमने सीख लिया है, हम सीख चुके हैं कि ये चीज़ें इस तरह से यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें क्या है, हमने और जो उनको नई जो हम कहते हैं क्षेत्र हैं, फील्ड्स हैं, जो नए सिद्धांत हैं, उनमें कैसे लागू करें, डेट इज एनालिसिस। कि हमने सीख लिया है
कि सोर वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है, हमने जान लिया इसको, हमें प्रैक्टिकली बता दिया गया है कि जो सोर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। हमें ये पहले नॉलेज के थ्रू बताया गया, फिर हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है कि ये सोर वाटर है, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत इस तरह से अच्छी तरह से पास होती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी स्पीडली पास हो जाती है उससे। देन हमने उसको अप्लाई करके देखा कि किस तरह से अप्लाई होता है। हमें प्रैक्टिकली बताया गया, हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि अगर सोर वाटर के बीच में हम जो है बिजली की तार छोड़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, वो करंट उसमें उसके पूरी, अगर एक बकेट है सोर वाटर की भर लेते हैं अगर, और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की तार स्विच ऑन करके डाल देते हैं तो उसके पूरे बकेट के पानी में क्या हो जाएगा, करंट आना शुरू हो जाएगा। ये हमें पता चल गया एप्लीकेशन करके। उसके बाद एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना कि अगर इस चीज को, इस टेक्निक को हम किस लिए यूज कर सकते हैं। हम जैसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या फिर कोई और कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, हम किस तरह से इसको यूज करें ताकि हमें इसका जो बेस्ट रिजल्ट मिल सके। हमें ये नॉलेज मिल चुकी है, हमने इसको अप्लाई करके देख लिया है। इसके बाद हम किस तरह से इसको यूज करें, डिफरेंट पार्ट्स फील्ड्स में किस तरह से इसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी सोलर एनर्जी का पता चला कि हाँ, इस तरह से सोलर रेज को ट्रैप करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो फिर क्या, अब वहाँ पे वो क्या है, एनालिसिस अब वहाँ क्या है, वो मिल गई है हमें, सोलर प्लेट्स आती हैं, उसके हर जगह पे आप देखोगे सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, वो ट्रैप करती हैं और क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देती हैं। इससे क्या हो गया, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई है देश के अंदर, और हमारा जो है सोलर एनर्जी हमने यूटिलाइज कर लिया है, सोलर एनर्जी को हमने बेस्ट यूटिलाइज कर लिया है। ये क्या है, एनालिसिस है कि किस तरह से हम इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में या टेक्निक से, डिफरेंट टेक्निक्स में किस तरह से यूज कर सकते हैं ताकि हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके, बेस्ट रिजल्ट्स दे सकें। दैट इज एनालिसिस। फिर उसके बाद हमारा आता है सिंथेसिस। बच्चे सिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं संश्लेषण। सिंथेसिस, इसमें क्या होता है सिंथेसिस में कि जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं आपके, जो आपने डिफरेंट कंसेप्ट्स को सीख लिया है, जो अवधारणाएं आपने सीख ली हैं, उसके जो प्रेजेंटेशन है उनको किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से आपने संश्लेषण करना है। एक बहुत ही नेक्स्ट स्टेप आ गया है, ये हायर एजुकेशन में यूज होते हैं। जो नेक्स्ट के 2 स्टेप्स हैं आपके, क्योंकि 6 पार्ट्स में डिवाइड करी हमने, जो सिंथेसिस है और जो आपका इवैल्यूएशन है, नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन। ये दोनों ही बहुत ही हायर लेवल जो आपकी एजुकेशन होती है वहाँ पे यूज होते हैं कि आपको संश्लेषण करना आना चाहिए, आपको सिंथेसिस आपने उसको यूज करना सीख लिया, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन देख लिया आपने, उसके बाद आप उसको उसमें से निचोड़ निकाल सके, आपने कंसेप्ट को सीख लिया है। जैसे कि आपका, जैसे मैं बात कर रही थी आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपकी बात कर रही थी कि जो अगर आपको इतना डीपली अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप कंसेप्ट को इतना अच्छी तरीके से सीख लें कि उसके बाद आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके यूजेस, उसके फंक्शंस जो भी है, कोई भी XYZ वो क्वेश्चन पुट करे तो आप उसको क्रिएट कर सको। दैट इज द संश्लेषण, दैट इज द सिंथेसिस, कि आप उसके बारे में नई चीजें क्रिएट कर सकते हो, नई चीजें उसके नई चीजें आपके मन में आ रही हैं, उसको सोच के कि अगर अच्छा ये इस तरह से हो रही है ये वर्किंग, तो इसको किस तरह से हम अगर उसको इस तरह से मोल्ड कर दें तो उसमें से हमें क्या रिजल्ट्स निकल के आएंगे हमारे लिए, हम इसको किस तरह से बेटर कर सकते हैं, ये कमियां आ रही हैं तो हमने किस तरह से बेटर करना है। जैसे कि पुराने ज़माने में जनरेटर थे, वो आवाज़ करते थे, बहुत आवाज़ करते थे, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करते थे। हमारे लिए ये है कि लाइट नहीं है तो हमें वो उसकी तो दिक्कत नहीं रही है, हमें पंखे मिल रहे हैं, फ्रिज मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, पानी मिल रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ ही इतनी, जो साउंड पोल्यूशन था वो इतना ज़्यादा था कि परेशान। और उसके बाद साउंड पोल्यूशन के साथ साथ उसका
जो एयर पोल्यूशन होता था वो भी बहुत ज़्यादा होता था। तो उन्होंने नई टेक्निक निकाली, फिर नई टेक्निक आई जिससे वो क्या है बिल्कुल ही नॉइस फ्री है, और जो एयर पोल्यूशन नहीं होता है और नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है आपका, आप बिल्कुल ही साइलेंट जो जनरेटर है वो प्रोड्यूस करती है। ये आप अपनी जो है अपने अंदर से जो नई चीज़ें हैं उसमें से कमियां निकाल कर अपने आप में और निखार लेके आए। अपने जैसे टीचिंग कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो इस तरह से कंप्यूटर साइंस के जो कंसेप्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनमें क्या चेंजेस करके आप उनमें से उनमें और निखार लेके आए और नई टेक्निक्स लेके आए और नए प्रिंसिपल्स बनाए और रूल्स बनाए, ताकि उसमें और जो कमियां हैं वो ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर हो जाए और नई चीजें हमारे पास उभर के आए। दैट इज द सिंथेसिस, दैट इज कंसलेशन। देन है इवेल्युएशन, मूल्यांकन। दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि मैंने कहा कि रिसर्च वर्क में या हायर एजुकेशन में या फिर जो रिसर्च अनुसंधान करते हैं उनके जो स्कॉलर्स रिसर्च स्कॉलर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो सब इस स्टेप को यूज करते हैं इवैल्यूएशन के लिए, मूल्यांकन के लिए, कि जो उन्होंने इंटरनल जो उन्होंने सोचा था, रिजल्ट सोचे थे और जो एक्सटर्नल रिजल्ट्स आए हैं उनमें क्या डिफरेंस है, क्या कमियां रह गई हैं, क्या बीच में जैसे कि हम एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस में। जैसे आपने कोई प्रोग्रामिंग की है, आप जावा के अंदर कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप उसमें एक वर्किंग करना चाहते हो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, एक जनरल स्टोर है उसने आपसे एक सॉफ्टवेयर की डिमांड की है जिसके अंदर आप क्या बनाना चाहते हो कि जो स्टोर की टोटल आइटम्स का पता चल जाए, पता चले कि एक अलग अलग सेक्शंस हों, जिसमें ग्रोसरी का अलग से सेक्शन हो, जो आपके कॉस्मेटिक्स का अलग से सेक्शन हो, और उसमें आपका जो अलग मतलब इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस बन जाए, टॉयज का अलग से सेक्शन हो, कोई क्लोथ्स है उसका अलग से सेक्शन हो, इस तरह से कोई मॉल का अंदर जैसे आप बनाना चाहते हो सॉफ्टवेयर, उसके अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके उसमें टोटल आइटम्स डाल के उनका टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है और कितनी सेल हो रही है और कितनी बैलेंस बच रही है, उनके प्राइसेस भी बीच में हो, इस तरह से कुछ सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो। आपने एक डिजाइन इंटरनल डिजाइन बना लिया है, लेकिन जो एक्सटर्नल रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं वो इस तरह से निकल के नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको इवेल्युएट कर सकें कि क्या कहाँ पे कमियां रह रही हैं, क्या कमियां रह रही हैं, क्या एक्चुअल में वो डिजाइन बन रहा है जो हम बनाना चाहते हैं, वो रिजल्ट्स आ रहे हैं जो हमें रिजल्ट्स चाहिए थे। तो वो ये क्या होता है मूल्यांकन, कि हम खुद का या फिर जो प्रिंसिपल्स हैं उनका हम इवेल्यूशन कर सके, हम उनका मूल्यांकन कर सके। जैसे कि हमें एक प्रोग्राम दे दिया गया है, एक सॉफ्टवेयर दे दिया गया है, जिसको अगर हम बात करें कि एक हमें प्रोग्रामिंग देगी रोबोट दिया गया है, रोबोट दिया गया है जो क्या करता है, जो सर्व करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हाँ बाहर की कंट्रीज में वेटर्स की जगह पर सर्विंग के लिए भी रोबोट्स रखे हुए हैं, वो सर्व करते हैं, उसके अंदर फीड कर दिया जाता है चीजें रख के कि इस नंबर टेबल पे आप छोड़ के आओ, और वो छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि वो इस तरह से शायद उसमें कुछ कमियां लग रही हैं, या कई बार वो गिरा देता है, या कई बार वो हम कहें कि वो सर्विसेज ठीक कर रहा है लेकिन वो वापस उठा के नहीं लेके आता है, जो बैलेंस जो बर्तन होते हैं उनके जो यूटेंसिल्स होते हैं वो उठा के नहीं लेके आता है, या उसको इस तरह से कोई आपको कमी लग रही है, तो उसके अंदर आपको क्या चाहिए और आप उसके अंदर क्या चेंजेस कर सकते हो और आपको किस तरह से चेंजेस करनी है, वो जो मूल्यांकन है वो आप हायर लेवल पे जान सकते हो कि हमें क्या चाहिए था और हमें क्या मिल रहा है, हमने क्या जो बनाया है वो जो हमें चाहिए था वही बना लिया है या नहीं बनाया है प्रोग्राम, उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, क्या कमियां रही हैं, हमने उसको किस तरह से ठीक करना है, दैट इज द इवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट्स ये आपका नेक्स्ट टॉपिक खत्म हो गया है, जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो बेटा अगर आपके पास एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के आते हैं तो आपने जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किए थे
जो हमने एम्स किए थे, नीड्स एंड सिग्निफिकेंस किए थे कि हमें प्रोग्रामिंग करनी आ जाती है, हमें इस तरह से हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। हमने जो डिफरेंट नीड्स एंड सिग्निफिकेंस की थी हमने वो करनी है। और उसके बाद अगर आपको आता है कि जो स्कूल कुरिकुलम के अंदर आता है, तो आपने जो मैंने उसी फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताए थे एम्स के आपका जो एट प्राइमरी लेवल एंड सेकेंडरी लेवल एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे जो बताए थे मैंने, वो आपने लिखने हैं। ठीक है, आप उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो बड़ा करने के लिए। अगर आपको 4 मार्क्स में आता है तो वो सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको बड़ा आता है तो कभी भी एक क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको कोलैबोरेट क्लब करके ही आएगा, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, और अगर जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो मैंने आज आपको करवाया है। ठीक है बच्चे, ये अलग अलग टॉपिक हैं आपके सिलेबस के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है बच्चे, होप है आपको समझ आया होगा। तो बेटा अपने घरों पर आप आराम से रहिए और इसको अपना स्टडीज को कंटिन्यू करते रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देन बाय बाय।